नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं आप लोग? तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अब एनसीईआरटी का जो क्लास चल रहा है, क्लास 6 के जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूं, तो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। अब आज सेकंड चैप्टर पढ़ाना है। सेकंड चैप्टर में है आपका ग्लोब, मतलब ग्लोब पर अंशांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब क्या होता है, अंशांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, आखिर में इनको क्यों खींचा गया है। यह काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं वो रेखाएं होती है जो कल्पना करके खींची गई है, ना कि उस पर बढ़िया से डंडेरी डंडेरी पार आ गया। नहीं नहीं, वो कल्पना किया गया है कि मैं भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यहाँ एक हमने रेखा खींच दिया है। ठीक है, आखिर में इनका काम क्या है, किस रेखा को देशांतर कहते हैं, किस रेखा को अंशांश कहते हैं। आखिर में अंशांश है तो इसका काम क्या है, देशांतर है तो इसका काम क्या है। देखिए, एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत होती है। खूबसूरत का मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी टर्मोलॉजी है, अगर वो टर्मोलॉजी को आप समझ गए तो समझिए कि कैसा भी एग्जाम में बैठिएगा तो एग्जाम में आप पास कर जाइएगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि सर क्या एनसीईआरटी सब पढ़ना है? नहीं, सब नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं जितना लिखाऊंगा उसको लिखिए। सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, उसके तुरंत बाद आपका जो एनसीईआरटी की किताब जो क्लास 6 की होती है वो पूरा एकदम लेवल वाइज, चैप्टर वाइज पूरा दिखाता रहूंगा। अब बढ़िया से खाँच खाँच के पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, इसका मतलब कि पहले मैं इसको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है दोस्त, चलिए क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा बातें नहीं करना है आज पढ़ाई बहुत ज्यादा करना है और बातें बहुत कम करना है। ठीक है, तुम चलिए, पहला है चैप्टर अध्याय 2 में देखिएगा लिखा है, कह रहा है कि ग्लोब और अंशांश और देशांतर। यहाँ ग्लोब, अंशांश और क्या है भैया, देशांतर है। क्या है? देशांतर छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। क्या है भैया? देशांतर है। ठीक है, तब बात आपको याद आ जाएगी। जी सर देशांतर। सुनिए, ग्लोब क्या होता है। देखिए, ग्लोब कुछ नहीं होता है। ग्लोब एक प्रकार का देखिएगा तो इस संरचना का होता है, यानी कि गोल रहता है, जिसे ग्लोब कहते हैं। गोल रहता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट रहता है, ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे चीज लगाया गया है जिसको अगर मैं ऐसे करूं तो यहां से यहां मूवेबल है। मूवेबल का मतलब होता है कि यह कहीं ना कहीं क्या करेगा, यह चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो ग्लोब है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक प्रकार का गोल आकृति होता है जिस पर हमें पूरा पृथ्वी के बारे में, जो पूरा ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है एक हमारा ग्रह, उसका एकदम चित्र है। उस पर इस तरीका के मानचित्रण किया गया है कि जिसको हम अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। यानी कि पूरे देश को मानचित्रण करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको ग्लोब कहते हैं। इतना बस इसका परिभाषा होता है, इससे ज्यादा इसकी परिभाषा की जरूरत ना है। ठीक है, यहाँ पर दो देखिएगा, यहाँ और यहाँ पे जो होता है, इसको ग्लोब में लगा जो सुई रहती है जो कि दिशा को निर्देशित करते हैं। किसका? जो दिशा बताती है कि इसके आगे कौन सा दिशा है और इसके आगे कौन सा दिशा है। ये रहता है आपका ग्लोब की परिभाषा। ग्लोब की क्या रहता है भैया? परिभाषा। ग्लोब में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है ये देख लीजिए। तो ग्लोब में हमें सबसे पहले दिख रहा है कि सर दूगो एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट के नीचे दो छेद है जिसमें कुछ ना कुछ पिलाया गया है, कुछ ना कुछ पिलाया गया है। तो फिर कहेंगे जी सर कुछ ना कुछ पिलाया गया है। एक बात बताइए, इस जो दोनों को पिलाया गया है जहां पर, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ध्रुव बोलते हैं। यानी कि जो ये पृथ्वी जो ग्लोब पर दर्शाई गई है, पूरा पृथ्वी में दो ध्रुव होता है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। यानी कि यदि हम दिशा के समान कहें तो यह उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और दक्षिण में है तो क्या कह सकते हैं? दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा एक और मैं बात देता हूं कि ग्लोब पर दो बिंदु जिनके माध्यम से सुई गुजरती है वे दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो हम अभी आपको क्या किए हैं? बता दिए हैं। यानी कि ध्रुव क्या होता है आपको बढ़िया से समझ में आ गया है कि ग्लोब पर, ध्यान दीजिएगा, जब हमने ग्लोब देखा तो इस ग्लोब पर दो हमको एक छेद मिला, एक ऊपर और एक नीचे मिला, जिसमें कुछ ना कुछ सुई की तरह मतलब पिया रहता है। यहीं से जो होता है ग्लोब आपका मूवेबल रहता है। मूवेबल का मतलब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाच जाएगा। तो आपको लगेगा कि जी ये सही बात है। ठीक है, यानी कि हमने पृथ्वी पे क्या देख लिया? तो दो ध्रुव देखा, उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। अब बात आ जाती है अंशांश की। किसकी आ जाती है? अंशांश की। व्हाट इज ए अंशांश? अंशांश आखिर में होता क्या है सर?
देखिए अंशांश एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। क्या है मेरे मित्रों? अंशांश एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। एक बात, एक मिनट, आगे पीछे मत भागो रे भाई, चलिएगा। ये जो अंशांश है मेरा भाई, जो ये अंशांश होती है एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है। अच्छा, अंशांश होता कैसे है तो मैं बता देता हूं। अगर यह पृथ्वी के मैं आकृति को थोड़ा सा अपने मन से डिसाइड करता हूं तो एक बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसको 0 डिग्री कहते हैं, या 180 डिग्री कहते हैं, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको विषुवत रेखा कहते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाला इसी को इक्वेटर कहता है, या इसी को कभी कभी भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को कभी कभी भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब देखिएगा यह क्या काम किया है तो यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने पृथ्वी के 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? पृथ्वी को 2 भागों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। यदि यहां से बांट देता है तो उत्तरी और यहां से बांट देता है तो दक्षिणी, यानी कि यहां जो ध्रुव होते हैं इसको करते हैं नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। और यह साउथ में है तो इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा का एक ही काम होता है कि दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कर दे? बांट दे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आपस में क्या कर दे? बांट दे। अब हम चलते हैं, इसके समानांतर कुछ लाइन खींची जाती है, जैसे किस तरीका के, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस तरीका से क्या खींची जाती है? लाइन खींची जाती है पृथ्वी पे, जो कि यहाँ पे चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि ये लाइन है। ये लाइनें क्या होती है तो ये लाइनें गोला होती है। क्या होती है? ये लाइनें गोलाकार होती है। यानी कि यह टोटल जो लाइन होती है यहाँ से आके इधर से आके क्या करती है? घूम जाती है। जैसे एक हीरोइन गाना गाई थी कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है। यानी कि जो चूड़ी का आकार हम देखते हैं तो एक बार में क्या देखते हैं? चूड़ी का एक ही आकार दिखता है, इधर से ही इतना भाग दिखेगा, इतना भाग नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा तो अगर मुझसे कोई चूड़ी मांगेगा तो एक बार इधर से गिनेंगे, कई बार इधर से गिनेंगे, ऐसा तो नहीं है, एक ही बार गिनते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो होता है इसकी आकृति क्या होती है? गोल होती है। और इसी को क्या कहते हैं? अंशांश कहते हैं। यानी कि अंशांश की परिभाषा हो जाती है बाबू कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई लाइन को अंशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई लाइन को, खींची गई लाइन को अंशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशांश कहते हैं। एक बात याद रखना है, क्या कहते हैं दोस्तों? अंशांश कहते हैं। एक बात याद रखना है। बात समझ में आई? फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका मतलब कि इस 2 लाइनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो इस दोनों लाइन के बीच की दूरी समान होती है। 111 किलोमीटर इस दोनों के बीच की दूरी का क्या होता है? दूरी जो होती है समान होती है। अब इसमें बात आ जाए कि सर इसकी संख्या भी तो कुछ होती होगी ना? संख्या समझ रहे हैं? आखिर में अंशांशों की संख्या तो होती होगी। तब मैं कहूंगा कि जी इसकी टोटल संख्या 180 होती है। यानी कि 0 डिग्री से जब यहां तक आ जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर 90 या 0 डिग्री के 90 नीचे 90, तो 90 टोटल कितना? 180। 90 180 क्या होते हैं? अंशांशों की संख्या होती है। लेकिन फिर यहाँ पे कहानी बदल जाएगी सर कि विषुवत रेखा भी तो एक प्रकार का समानांतरे है, विषुवत रेखा भी तो एक प्रकार की अंशांशी रेखा है। तो मैं कहूंगा कि जी ये भी है, लेकिन याद रखिएगा यदि विषुवत रेखा को मिला लेगा तो 181 हो जाएगा। लेकिन जब लाइन खींचते खींचते हम यहाँ पे आएंगे ध्रुव पे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे, तो हमें एक ऐसा लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा लाइन मिलेगा दोनों तरफ, जो कि एक बिंदुवत आकृति की होगी, माने बिंदु होगी, वो लाइन नहीं होगी। यानी कि सर मैं कह सकता हूं बाबू आप लोगों से कि अगर बिंदुवत आकृति दोनों लाइनों को हटा देगा तो 179 क्या हो जाएगी? आपकी अंशांशों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। अंशांश क्या करते हैं सर? तो अंशांशों से आपके मौसम परिवर्तन का क्या होता है? गुण पता चलता है। वायु मंडलीय परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का पता किससे चलता है? तो अंशांश क्या होती है? ऋतु परिवर्तन के बारे में बताती है। जैसे मैं बता रहा हूं, क्यों? तो यहां पे लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा
क्योंकि इसके ऊपर समानांतर खींची गई लाइन जो अगर मान लो यहाँ 23.5 डिग्री है, कितना डिग्री है 23.5 डिग्री है, तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई है ना, तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और इसके समानांतर जो 66.5 डिग्री जो लाइन खींची गई है उसको उत्तरी आर्कटिक ध्रुवीय रेखा कहते हैं। उत्तरी आर्कटिक ध्रुवीय रेखा कहते हैं। एक बात याद रखना, ठीक है? कितना डिग्री? 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वृत्त भी इसे कहा जा सकता है। उसी तरीका से नीचे जब आ जाएंगे तो उसी तरीके से यहां जो लाइन खींची है वो है 23.5 डिग्री, मान लीजिए कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसको कर्क रेखा नहीं मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और यहां जो 66.5 डिग्री खींचा जाता है, कितना डिग्री? जो 66.5 डिग्री का एंगल होता है इसको कहते हैं दक्षिणी, क्या बोलते हैं? दक्षिणी आर्कटिक वृत्त। दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये बात याद रखना है। टोटल अगर पुनः इसको इतना लिख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे अंशांश से एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि यहां पर सवाल ही ऐसी तरीका से पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना बात अगर नोट कर लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्या करूंगा भैया? मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिएगा। भूमध्य रेखा के बारे में आपको थोड़ा सा एक लाइन लिख लेना है कि ये जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। किसको बांटती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है? भागों में क्या करती है? बांटती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है? यह बांटती है। यह बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, कहेंगे जी सर हमको समझ में आ रहा है। यह जो रेखाएं होती है गोलाकार होती है, मैं बार बार समझा रहा हूं, चूड़ी के आकार की होती है। गोला टाइप क्या होती है? खांचता रहता है। ठीक है, अगर किसी पर अगर पृथ्वी का महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, अगर किसी स्थान का पता लगाना है, इसीलिए जब कभी हम लोग पढ़ते हैं तो हमको अंशांशीय विस्तार पढ़ाना होता है और देशांतरीय विस्तार भी पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है देशांतर की। क्या होती है? देशांतर। ध्यान दीजिएगा, ये देशांतर होते हैं। अच्छा, देशांतर क्या होते हैं सर? अगर मैं इतना टाइप का पृथ्वी बना लूं, दुगो ध्रुव बना लूं, उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव। इस दोनों ध्रुव को अगर जो रेखा मिला रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस दोनों ध्रुव को अगर कोई रेखा मिला रही है बाबू, तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि सर इसको देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। यानी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने, हम यहाँ इसी के बात लिख रहे हैं, इसी का कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। लिखिए, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं मेरे भाई? देशांतर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे यही देशांतर, ये जो लाइन खींचे देशांतर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिएगा, जब देशांतर यहाँ से यहाँ बढ़ता है ना, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होती है? कम होती है। तो लिखो, ध्रुवों पर दोनों के बीच दूरी कम होने लगती है। यानी कि आपस में ये क्या हो जाते हैं? वहां पे आपस में जाकर मिल जाते हैं। यानी कि जो दो देशांतर होते हैं इनमें यही एक क्वालिटी होती है कि इनके बीच की दूरी, यदि मैं ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो दूरी धीरे धीरे कम होते जाकर एक बार आपस में सट जाते हैं। लेकिन अंशांश में इस तरीके की प्रक्रिया नहीं है। अब बात आ जाता है यहाँ, फिर देखिएगा कि सर यह जो है, यह दो देशांतरों के बीच की दूरी भी तो कुछ होगी ना? हाँ, दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 11.11 किलोमीटर। मतलब मेरे कहने का मतलब हो सकता है थोड़ा गलत बोला गया हो, 111.1 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.1 किलोमीटर होता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य यही होता है कि इससे यह समय के निर्धारण
करने के काम में आता है, करने के काम में आता है, करने के काम में आता है। कौन आता है? तो यह देशांतर होती है। फिर आपके दिमाग में हो जाएगा कि देशांतरों की संख्या तो कुछ होगी ना सर, जैसे इसकी अंशांशों की संख्या थी उससे देशांतरों की संख्या तो होगी। मैं कहूंगा कि जी, अगर आपको देशांतरों की अगर संख्या ज्ञात करना है मेरे मित्र, क्या ज्ञात करना है? संख्या, तो इसकी संख्या होती है 360। याद रखिएगा ये जो जितनी रेखाएं हैं इसको डिग्री में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? डिग्री में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब यहां से कहानी फंस जाती है कि समय के निर्धारण करने में, तो यानी कि 360 डिग्री होती है, यानी कि 360 होती है रेखाएं, तो इसको पार करने में पृथ्वी को अपने अक्ष पर अगर पृथ्वी घूम रही है तो वह मात्र 24 घंटा में पार कर देती है। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब इसकी कहानी इतना ही होगी, जस जस इस क्लास में आगे बढ़िएगा तस तस इसका एक एक परत क्या हो जाएगा? खुलता रहेगा। क्या हो जाएगा? एक एक परत आपको क्या हो जाएगा? खुलता रहेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको सब कुछ हो गया होगा कि दक्षिणी आर्कटिक वृत्त क्या कहलाता है, उत्तरी आर्कटिक वृत्त क्या कहलाता है। फिर भी ना पता हो तो आगे चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पुनः एक बार रिपीट करते हैं, ध्रुव क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। एक ऐसा चित्र जिस पर पूरा पृथ्वी को दर्शाया गया है उसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार के बोले तो ऊपर और नीचे एक कील लगा रहता है जिसके सहारे ग्लोब नाचता है। तो अगर ऊपर छेद है तो उत्तरी ध्रुव और नीचे है तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिसको क्या कहते हैं? अंशांश कहते हैं। अगर इस तरीके से भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है तो अंशांश कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 180 होती है, लेकिन भूमध्य रेखा को मिला लेंगे तो 181 बताए थे। अगर ध्रुव पर के दोनों बिंदुवत आकृति को निकाल देंगे तो 179 कहते हैं। एक बात याद रखना है। उसके बाद कहे कि दोनों ध्रुव को जो मिलाती है रेखा उसको देशांतर कहते हैं। देशांतर का काम होता है 360 डिग्री। देशांतर के समय क्या होता है? यह समय का निर्धारण करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिएगा अगला देख लेंगे कि अगला क्या कह रहा है, अगला हेडिंग क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा, ठीक है। चलिएगा कह रहा है कि पृथ्वी का गोलार्ध, यही आपको समझाने वाले हैं। टोटल फिर से समझा रहे हैं। तब पृथ्वी के जो गोलार्ध है, कौ गोलार्ध है? तब पृथ्वी के दूगो गोलार्ध हैं। उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि यहाँ पर है तो देख लीजिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये भैया ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। सर गोलार्ध क्या होता है? बार बार गोलार्ध गोलार्ध कर रहे हैं। तो सुन भैया देख, पृथ्वी एक प्रकार का गोला है, एक गोला है जियोंड आकृति का, मान लीजिए गोला है। अच्छा, यहां से अगर बीचों बीच से अगर 0 डिग्री जा रही है, हम इसको काट रहे हैं तो यानी कि यहां से ऐसे मिलेगी पृथ्वी। जी सर। तो गोला के आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं, तो इसीलिए उत्तरी में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी में तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्रुव आपको पता चल गया होगा। क्या चल गया होगा? ध्रुव आप अच्छे तरीका से जान गए होंगे कि ध्रुव क्या होता है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि सर ये कि ऐसी लाइन दिख रही है हमको, देखते चलिएगा। सर एक ऐसी लाइन दिख रहे, चलिए देखिए, ये 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाला इसी को इक्वेटर कहता है, ठीक है। यानी कि जब इसके हम ऊपर 23.5 डिग्री रेखा को देखते हैं तो कहते हैं कि कर्क रेखा है। उत्तर में है तो क्या कहेंगे? कर्क रेखा है भैया। इसी तरीके से अगर दक्षिणी में है तो क्या कहेंगे? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अब थोड़ा सा रफली कुछ एक्स्ट्रा बात बता दे रहे हैं। सूर्य की किरणें हमेशा जो चमकती है लंबवत, यही रेखा के बीच में चमकती है हमेशा। कभी ना कभी यहाँ पर जितनी रेखाएं होंगी उस रेखाओं पर, कर्क रेखा से नीचे या मकर रेखा से ऊपर, हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत चमकती रहती है। यही कारण है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है और सबसे ज्यादा बारिश भी इसी क्षेत्र में होता है। ये बात आपको समझ बुझ के रखना होगा, ठीक है। चलिएगा आगे मैं इसके बारे में पढ़ाया तो मैं कहा कि ये है 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री अगर उत्तरी में है तो उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी कि यहां से और यहां हमने 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के जो बीच में होता है, क्या होता है मेरे भाई? यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। क्या होती है? सूर्य की किरणें
तिरछी पड़ती है, यानी कि जिंदगी में कभी भी सूर्य किरणें यहाँ लंबवत नहीं पड़ सकते। ठीक है, आगे लिखाऊंगा। उसी तरीका से यहाँ भी देखेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा के बीच में जो ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ सूर्य किरणें हमेशा तिरछा पड़ेगी, यहाँ पर कभी भी सूर्य किरणें लंबवत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, चलिएगा। अब इसके ऊपर जो आ जाता है, उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंधीय, इसमें पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि टुंड्रा और टैगा प्रदेश इसी में पाया जाता है, टुंड्रा और टैगा प्रदेश। सबसे पहले ये समझाइए कि क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ गए। एक गोला है, उस गोला पे दो ध्रुव है, अगर उत्तर में एक बिंदु है तो उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में एक बिंदु है तो दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इतना बात आपको क्या करना है, समझ बुझ के चलना होगा। तो कहेंगे जी सर समझ में आ रहा है। ठीक है मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या लिए हैं, आगे कुछ ना कुछ लिए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अब फिर से आ रहा है भूमध्य रेखा, मैं लिखवा चुका हूं लेकिन रफली फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, अब भूमध्य रेखा का काम क्या बताए थे। भूमध्य रेखा क्या होता है, यह जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच से 0 डिग्री या 180 डिग्री या भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसको कहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या करता है, गोला के 2 भाग में बांट देता है। तो उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और साउथ में है तो साउथ पोल। यानी कि अगर यहां से यहां के पूरे की अगर मैं बात करूं तो उत्तर में है तो ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध। क्यों, क्योंकि यह गोला का आधा भाग है तो इसे गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है तो क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो बता भैया कि इसका काम क्या है भूमध्य रेखा का। तो कहिएगा भूमध्य रेखा का काम है सर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देना, 2 बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, देशांतर का काम क्या होता है, तो देशांतर का काम होता है समय का निर्धारण करना। देशांतर 360 डिग्री होता है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतरों की संख्या 360 होती है, यह समय निर्धारण का काम करती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी का क्या होता है, 1.1 किलोमीटर दूरी होती है। और दोनों देशांतरों की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, ध्रुव पर। तो दोनों देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों पर क्या होती है, ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। एक बात याद रखना है, क्या होती है, न्यूनतम होती है। अंशांश क्या होते हैं सर, तब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो लाइन होती है उसे अंशांश कहते हैं। अगर उत्तर में है 23.5 डिग्री तो उत्तर में है तो कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री है तो मकर रेखा है। उत्तर में 66.5 डिग्री है तो उत्तरी आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में है तो दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये दोनों बातें समझ गए होंगे। अंशांशों की संख्या भी बता दी 180 होता है। चलिए ये मत कहिएगा कि ये ना बताएं तो ये ना बताएं। ठीक है, अगला है अंशांश रेखाएं। ये भी हम सर अलग अलग क्यों लिए हैं, क्योंकि अलग अलग इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ पे आपको समझने में बढ़िया से दिक्कत ना हो। अच्छा, अंशांश के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं आपको। अंशांश के बारे में बता सकते हैं कि यह विषुवत रेखा के समान खींची गई है। यह गोलाकार होती हैं। इनके बीच की दूरी समान होती है। लिखिएगा, यह ऋतु परिवर्तन को बताते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 180 यदि विषुवत रेखा को मिला ले तो 181। विषुवत रेखा को मिला लें तो कितना होता है, 181 होता है। इसी में बंटवारा किया गया है। लिखिएगा
इसी में बंटवारा किया गया है। लिखिएगा ये वाला हिस्सा को, ये लिखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, माने उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी तरीका से अगर इस साइड में मैं आ जाऊं बाबू, इस साइड में मैं अगर आ जाऊं, अपने मन से मैं बता रहा हूं, तो ये लिखिएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध रेखा को, दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश को, दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। अब ये आ जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को, माने अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। दक्षिणी क्या कहते हैं? दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यही है आपकी अक्षांश की परिभाषा जो क्लास 6 की किताब में दिया गया है। इससे ज़्यादा आपके क्लास 6 की किताब में नहीं दिया गया है। एक बात याद रखना, इससे ज़्यादा क्लास 6 की किताब में आपको नहीं दिया गया है। लिखते चलिएगा। जितना दिए देशांतर के बारे में मैं पूरा बढ़िया से बता चुका हूँ, फिर से एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। लिखिएगा देशांतर क्या होती है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को लिख लीजिएगा। देशांतर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं सर? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। लिखिएगा इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर न्यूनतम तथा मध्य में अधिकतम होता है। अगला लिखिएगा इनकी संख्या 360 होता है। इनके सहायता से समय का निर्धारण किया जाता है। समय का क्या किया जाता है दोस्त? समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा आगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीनविच से खींची गई है, जो ग्रीनविच से कहाँ से खींची गई है मेरे मित्रों? तो कहिएगा कि सर यह ग्रीनविच से खींची गई है। ये बातें आपको अच्छी तरीक़ा से लिख के और पढ़ के समझना होगा। क्लास 6 कहने के लिए क्लास 6 है, लेकिन इसमें इतना बातें दी गई है मेरे भाई कि कंफ्यूज हो जाएंगे आपके। सर इतना क्लास 6 में इतना डीप दिया है। जी सर दिया है, ऐसे ऐसे बात दिया है कि अगर सच में आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत जगह अब पढ़ने की जरूरत ना होगी। ठीक है, चलिएगा ये देखिएगा
कह रहा है कि देशांतर और समय, यहाँ पे थोड़ा समझने योग्य बात है कि देशांतर और समय क्या कहता है, क्या कह रहा है, ये कहने योग्य बात है कि देशांतर और क्या, चलिएगा, कह रहा है कि देशांतर जो है भैया, थोड़ा सा 1 मिनट, अब कह रहा है कि देशांतर और समय में क्या अंतर होता है, माने इनमें संबंध क्या होता है। तो सबसे पहला मैं बात यहाँ पे बता दूं मेरे मित्रों को कि मित्र जो ये लाइन खींच देख रहे हैं आप लोग को, ये लाइन ये दिख रही है लाइन कि ना दिख रही है, हम मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये लाइन ना दिख रही होगी तो मैं थोड़ा बड़ा से खींच रहा हूँ, ठीक है। इसी लाइन को क्या कहते हैं मित्र, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही होता है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या होती है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। ये बात आपको समझना होगा। क्यों समझना होगा सर, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। ये क्या करेगा, परेशान करेगा। सर कैसे परेशान करेगा, मैं बताता हूँ। इसके आगे जो होते हैं यही क्या होता है, यही समय का, यह विश्व में समय का निर्धारण करता है। इस लाइन को जिक जैक लाइन बोला जाता है। क्या कहता है, इस लाइन को जिक जैक, इस लाइन को जिक जैक लाइन बोला जाता है। जिक जैक लाइन, लाइन बोला जाता है, लाइन बोला जाता है, जिक जैक लाइन बोला जाता है। और क्या किया जाता है सर, इसके अलावा जो बोला जाता है कि यह लंदन के, यह लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है। कहाँ से खींची गई है, लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है, खींची गई है, ठीक है। इसके आगे लिखिएगा, अगला में क्या इसके बारे में खूब लिखना है, लिखिएगा इसके आगे जो देश रहते हैं, आगे जो देश बसते हैं वो 24 घंटा आगे रहते हैं और जो पीछे बसते हैं 24 घंटा पीछे रहते हैं। अब मैं अपने भाषा में इसको समझाना चाहूँगा बाबू। यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये खींची गई है बाबू, ये कहाँ से खींची गई है, तो लिख लीजिएगा, यह समुद्रों के रास्ते से खींची गई है। कहाँ से, यह समुद्रों के रास्ते से खींची गई है, रास्ते से खींची गई है। क्यों, क्योंकि यदि किसी देश से खींची गई होती तब जाके वहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाते हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ओकरा देशवा के आधावा टाइम अलग बताता है, ठीक ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। क्या करूँगा, मैं मिटाऊंगा, क्योंकि मुझे बताना है कि आखिर में समय का निर्धारण होता कैसे है सर, समय का निर्धारण होता कैसे है। तो चलिएगा मैं मिटा रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है, देखिएगा, सुनिएगा। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी होती है, ध्यान दीजिएगा, क्या होती है, जो पृथ्वी होती है, ठीक है, वो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। ये बात याद रखना है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि उसको 15 देशांतर पार करना हो तो यहाँ 15 गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 15 देशांतर पार करने में 60 मिनट हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा, 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर पृथ्वी को 24 घंटा में
360 देशांतर पार कर जाना चाहिए। तो सही बात है, पृथ्वी जो है 360 देशांतर पार कर लेती है। कितना घंटा में? 24 घंटा में। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आखिर में समय का निर्धारण जो करते हैं, तो ये पृथ्वी पे जो खींची गई देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं, वो उनके घूर्णन गति पर निर्भर करता है कि पृथ्वी जब 1 मिनट चलती है, तब मतलब 1 मिनट चलेगी, ध्यान दीजिएगा, माफ करेंगे, 4 मिनट, 4 मिनट चलेगी तो एक देशांतर पार करेगी, यानी कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, तो यानी कि 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा का समय लगाएगा। यही कहा जाता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, भारत उससे 82.5 डिग्री आगे है। कितना डिग्री? भारत 82.5 डिग्री आगे है। अगर मैं इसे घंटा में तब्दील करूं, अगर मैं घंटे बताऊं, तो ये हो जाता है 5.5 घंटा। कितना हो जाता है? 5.5 घंटा हम क्या हैं भैया? आगे हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि कैसे निकाले सर? तब बाबू देख, पृथ्वी को 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। हमको कितना देशांतर पार करना है? तो 82.5 देशांतर। तब भैया 15 में पहले गुणा कर कितना से? तब 15 5 75। तो यानी कि यहां भी तो 1 गुणे 5 करोगे तब ना पता चलेगा। तब 75 देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना घंटा लग गया? तब पृथ्वी को 5 घंटा लग गया। तब 75 में क्या जोड़ दे कि 82.5 डिग्री हो जाए? तब 15 के आधा जोड़ेंगे। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो 1 घंटा माने 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा, तो आधा इकारा पार करने में कितना? आधा घंटा। यानी कि 7.5 देशांतर अगर मैं पार करवा रहा हूं, तब पृथ्वी यहां 30 मिनट लेगी। कितना मिनट लेगी? 30 मिनट लेगी। एक बात याद रखना है, 30 मिनट लेगी। यानी कि अब जोड़ो, ये भी हो गया 82.5 डिग्री, यह भी हो गया आपका कितना? 5.5 घंटा। यही तो है, यही तो है, यही है, यही है जो आपको हम समझाना चाह रहे थे। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत ना है। ये समझ गए तो बाकी सब समझ गए। ठीक है, चलिएगा अब हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है कि परछाई। आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि सुबह और शाम में वस्तु की परछाई बड़ा बनता है। बड़ा नहीं, लंबा लिखो, लंबा बनता है। लंबा बनता है, लेकिन दोपहर के समय न्यूनतम बनता है। न्यूनतम मत लिखो, छोटा लिखो। क्या बनता है? छोटा बनता है। यही परछाई होती है। जब मैं आपको वहां पे पृथ्वी की गतियां जब मैं पढ़ाऊंगा, तो अगला चैप्टर पृथ्वी गतियां है, तो मैं वहां समझाऊंगा कि पृथ्वी पे गतियां में क्या अंतर होता है कि परछाई बड़ा छोटा बनता है। तो ये वहां का चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत ना है। यहाँ पे जो है यहाँ पढ़िए, वहां पर जो है वहां पढ़िए। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत का जो मानक समय है भैया, जो भारत का मानक समय है वो कैसा है? अब मैं भारत का मानक समय में के बारे में मैं लिखा रहा हूं, तो लिखिएगा, लिखिए, यह ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री आगे है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री आगे है। अर्थात ये 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। लिखिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
भारत का मानक रेखा जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वाला हिस्सा को देखेंगे तो यह भारत का मानक समय जो देशांतर है कहाँ कहाँ से होकर जाता है, तो यह नेपाल और चाइना से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। जब भारत में यह प्रवेश करता है कितने राज्य से होकर जाता है, तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर जाता है। किसके किसके हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश से हो जाता है, मध्य प्रदेश से हो जाता है, उसके बाद आपका ये छत्तीसगढ़ से हो जाता है, उसके बाद यह उड़ीसा से हो जाता है, उड़ीसा से बाकी हो जाते हैं, तो यह आंध्र प्रदेश से होता है। कौन है, आंध्र प्रदेश। याद करने का ट्रिक बस यही है कि प्रदेश में 3 गो प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैंने 5 राज्यों से होकर जाता है। अगर विशेष रूप से कहेगा कि कहां से होकर जाता है, तो यह यूपी के मिर्जापुर के करीब होकर जाता है। मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर के करीब से होके जाता है, यूपी के मिर्जापुर के से एकदम करीब से होके जाता है। एक बात याद रखना, यही भारत का मानक समय क्या है, यही भारत का मानक समय है जो कि आज तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगला कड़ी में, अगला पड़ाव में क्या कह रहा है, तो यहां से मिटाएंगे, थोड़ा यहां चलेंगे। ठीक है, काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा के बारे में बता चुके हैं कि भूमध्य रेखा दोनों रेखाओं को आपस में, दोनों पृथ्वी के बराबर भाग में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, चलिएगा अगला देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर एक ऐसा नाम आपको देखने को मिलेगा, अब एक ऐसा नाम मिलेगा कि उष्णकटिबंध क्या होता है, थोड़ा सा रुकेगा, कहेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है और शीत कटिबंधीय क्या होता है, क्या होता है और शीत कटिबंधीय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, क्या होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, तो उसके कड़ी में हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यह है उष्ण कटिबंधीय, कौन सा जोन, उष्ण कटिबंधीय जोन उसे कहते हैं जहां पर सूर्य की किरणें कभी ना कभी लंबवत पड़ती हो, क्या पड़ती हो, कभी ना कभी लंबवत पड़ती हो, यानी कि सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत किस तरफ पड़ती है, अभी मैं बताया था कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें कभी ना कभी क्या होती है, लंबवत एक बार जरूर पड़ती है। तो लिखिएगा कि यह, लिखिए यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लिखिएगा सूर्य की किरणें कभी ना कभी एक बार लंबवत जरूर पड़ती है, क्या पड़ती है, यहां पे कभी ना कभी लंबवत जरूर पड़ती है। इतना बात याद रखना, यहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा भी होती है, क्या होती है, वर्षा भी होती है, एक बात याद रखना। ठीक ना, चलिएगा अगला इसके कड़ी में लिखिएगा दोपहर के समय यहां पर सूर्य सर के ठीक ऊपर रहता है, इस क्षेत्र में सब सुन लो मेरा भाई, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा भाप बनता है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, कभी कभी इसी के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। एक बात याद रखना है, इससे ज्यादा आपको सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला कड़ी में देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या है। तो दूसरा टॉपिक आपका ये कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं। तो देखिएगा मैं अभी आपको बताया हूं मेरे भाई कि यह जो 23.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री के नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण। अगर दक्षिण में है तो क्या कहेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कहेंगे। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में केवल इतना ही आपको लिखना है, इतना ही लिखना है कि यहां पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, अगला कड़ी में लिखिएगा यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। क्या करती है, यहां पर जो सूर्य किरणें होती है वो हमेशा क्या करती है, तिरछी पड़ती है। कभी भी सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं आ सकता है। क्यों, जब लंबवत नहीं पड़ेगा तो ऊपर कैसे आएगा। अच्छा, ऊपर कहां से आता है, जब लंबवत यहां सर पे पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या होता है, तिरछाई होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, यह इसके मुकाबले किसके, ये उष्णकटिबंधीय के मुकाबले यहाँ गर्मी थोड़ा कम होती है। लिखिएगा यहाँ गर्मी थोड़ा कम होता है। अच्छा, क्यों कम होता है बाबू, क्यों कम होता है, इसके मुकाबले कम होता है कि सूर्य यहीं से लौटने लगता है। जब पृथ्वी में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सूर्य क्यों लौटने लगता है। सूर्य का अधिकतम दूरी कहाँ तक मानक समय है कि तय है कि जा सकता है, उसके बाद उसको लौटना होगा, ये मैं बताऊंगा। अगला है शीत कटिबंधीय। ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिएगा ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं 66.5 डिग्री के ऊपर और 90 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी तो पड़ती है, यानी ना के बराबर पड़ती है। क्या होती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें, यहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं पड़ती है। अर्थात 6 महीने में एक बार पड़ती है। एक बार क्या करती है दोस्त, पड़ती है। यानी कि तिरछा भी पड़ेगी। यहाँ किरणें बहुत ही तिरछा पड़ती है। ठीक है, यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, यहाँ पे हमेशा 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाएंगे या यहीं पे शीतोष्ण पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे। ये आपको लगता है कि सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा आपके किताब में ना दिया है, ना इससे ज्यादा हमको पढ़ाने की जरूरत है। ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त। ये अगला चैप्टर है तो ये कल पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में आपको ले चलते हैं हम एनसीईआरटी के दुनिया में। कहाँ लेके चलेंगे बाबू, हम एनसीईआरटी के दुनिया में ले चलेंगे। आओ मिल के देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर क्या कहता है, हूबहू लाइन बाय लाइन खींच खींच के पढ़ाएंगे हम। कैसे पढ़ाएंगे, खींच खींच के पढ़ाएंगे। देख भैया देख, चल देखिए
तनी कलर ले ली, कोनो कलर तनी बढ़िया झमकौआ कलर ले लेते, ठीक, जौन झमके, ई ना ई झमकता ई। चलिए, ग्लोब अंशांश से देशांतर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी कि अंडाकार है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, यह भी पढ़ा चुके हैं। चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। यानी कि ऐसे ग्लोब आपके कक्षा में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ध्रुव है, यहाँ पर एक ध्रुव है, यहीं से ये नाचेगी, यानी कि यही इसका अक्ष है। क्या है? अक्ष है, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, यानी कि वो पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब होता है ग्लोब कई प्रकार के होता है, यानी आकार उसका बड़ा छोटा हो सकता है। कोई छोटा होगा तो बगली में लेके चले जाइएगा, और कोई बड़ा होगा तो बस टणक में लेके जाना होगा, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है। इसको देखिएगा, ऐसे ऐसे करते हैं तो घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, या हमारा साइकिल का चक्का घूमता है, या हमारा मोटरसाइकिल का चक्का घूमता है, या हमारा लेहना मशीन घूमती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसका केंद्र बिंदु होगा। केंद्र बिंदु से छोड़ के दोनों ध्रुव से ये क्या करेगी, ये यहाँ पर एक काल्पनिक सुई लगा देंगे, जिससे ये क्या करेगी, एकदम रोटेट करती रहेगी, नाचती रहेगी, ठीक है। यही ये कहने का मतलब कह रहा है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्या कह रहा है, चलिए, कह रहा है कि ग्लोब पर देशों, ध्यान दीजिए, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर सारे महासागर, महाद्वीप जितने होते हैं सबको बढ़िया से दिखाया जाता है, ताकि अच्छी तरीका से आप समझ सकें। कह रहा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे कि मंदिर दिखाना है तो मंदिर ऐसे बना देंगे, मंदिर हो गया, ठीक है। अगर झंडा दिखाना है तो ऐसे बना देंगे, झंडा हो गया, ठीक है। कह रहे कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये झुकी हुई रहती है, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पिए रहते हैं, इसके अक्ष कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व, आगे मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, तो ठीक है, की ओर घुमाया जा सकता है। कह रहा है लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो एक काल्पनिक रेखा है वही काल्पनिक रेखा देशांतर और अंशांश है। वही काल्पनिक रेखा क्या है, देशांतर और अंशांश है। ये कह रहा है कि आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर ऐसे ऐसे नचाएं। अच्छा ठीक बा, नचा ले, हमको मन करी तो। चलिए अब यहां समझिएगा खूब बढ़िया से, अब ये बात समझने वाली है, समझ के चलिएगा। कह रहा है कि इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, यानी कि जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है बीचों बीच से जाती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, गोला के आधे भाग हम अभी बताए हैं, गोला के विषुवत रेखा के ऊपर जो बांट देता है दो भाग में पृथ्वी को, गोला का आधा भाग गोलार्ध, तो उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। काल्पनिक मतलब है कि अंदाज लगा खींचा गया है, सही के उसको खींचा नहीं गया है चढ़ के, ठीक ना। चलिएगा, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि अगर किसी वस्तु का पता लगाना है, किसी वस्तु को स्थापित करना है, किसी देश को स्थापित करना है, तब विषुवत वृत्त के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं हैं और जो नीचे काल्पनिक रेखाएं हैं उसको बढ़िया से बता सकता है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अंशांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। जो इस तरीका से अभी मैं बताया हूं आप लोगों से कि विषुवत रेखा के ऊपर जो खींची गई लाइन होती है वो अंशांश होते, चाहे उत्तरी गोलार्ध में खींचे चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, जिसकी संख्या 180 होती है, ठीक है। चलिए, अंशांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अंशांश को दर्शाती है या 180 डिग्री को। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी
पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी कि अगर मैं पृथ्वी बता देता हूं, पृथ्वी अगर बना देता हूं, तो ये मैं कह रहा हूं तो 1/4 माने 1 2 3 4 माने 1/4, यही 1/4 कह रहा है, ठीक है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4, यानी कि 360, पृथ्वी कितना डिग्री का एंगल बनाती है टोटल 360, तो 360 के अगर हम 1/4 बांट देंगे तो यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 और यह भी 90 और यह भी 90 डिग्री हो जाएगा, यही कहने का तात्पर्य कह रहा है। यानी कि 90 अंश, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अंशांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा दक्षिणी 90 डिग्री अंश दक्षिणी अंशांश को ध्रुव को दक्षिणी अंशांश ध्रुव में बदल देता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा किस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं हो गया है, इसलिए प्रत्येक अंशांश को मान उसकी, यानी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अंशांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अंशांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अंशांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, नहीं तो कर्क और मकर नहीं समझ पाते। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में वेलो हेरिजोटे दोनों एक ही अंशांश पर 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश के उत्तर में है, बोले तो हॉरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में है। यानी कि यहाँ पर देखो यह है तो 23.5 डिग्री, यह भी है 23.5 डिग्री, लेकिन अगर ये उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिण में है तो मकर रेखा। यही आपको एकदम बच्चा की तरह समझा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अंशांश पर है तथा ये बेलो हेरिजोटे 20 डिग्री दक्षिणी अंशांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अंशांशों का आकार क्या होता है, घटता रहता है। जैसे जैसे, अच्छा क्यों, आप जानते हैं कि गोला में सबसे बड़ा रेखा क्या होता है, सबसे बड़ा रेखा विषुवत रेखा होता है, उससे सब लाइनें छोटी होती है, तो छोटी होती है तभी ना ऊपर जाएंगे तो छोटी होती जाएगी। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अंशांश जान सकते हैं? यानी कि कह रहा है क्या आप वहां पे जहां रहेंगे वहां पे अगर आप मापना चाहें तो माप के किसी तरीका से अपने वहां का टाइम पीरियड जान सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, वही है आप लोगों का पूरा एनसीईआरटी के एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे, ये कहूँ इधर उधर ना करेंगे, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि महत्वपूर्ण अंशांश समानांतर रेखाएं, कह रहा है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अंशांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। यह है ग्लोब पर अंशांश दर्शाए गए हैं, वो अलग अलग जो रेखा है 66.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री, 0 डिग्री के अलावा 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, तो दुगो वहां है और दुगो यहाँ है, तो 4 टोटल हो गया। यही कहने का मतलब है जो इतना देर से हम आपको पढ़ा रहे थे। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, ये टॉर्च वाला है क्या, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, यानी कि 90 डिग्री पर। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री, अभी हम बताएं आपको, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में है तो उत्तरी आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में है तो दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, मैंने पृथ्वी को ताप कटिबंध के रूप में अभी मैं बांट के दिखाया हूं, उष्ण शीत शीतोष्ण, ठीक है। चलिएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अंशांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। सबसे ज्यादा उष्मा यही होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अंशांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की ओर किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव, फर्स्ट टाइम दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंशांश कह रहा है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखाएं उत्तरी वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें कभी भी वहां पे लंबवत नहीं चमकती है, ठीक है। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है। यानी कि देखो हम 66.5 डिग्री के लेकर और 90 डिग्री के बीच वाले एरिया को कह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाता है। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वही पाए जाएंगे, ठीक है, जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे। यही कह रहा है कि जब तिरछा लाइन मारेंगे हम लोग
टार्च बारेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत अलग तरीका से चला जाएगा, वो सीधा नहीं पड़ेगा तो गर्मी वहां पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है देशांतर क्या होते हैं। देशांतर मैंने तो आपको बता ही रखा है कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर समय का निर्धारण करते हैं, दोनों ध्रुव को मिलाते हैं, ध्रुव पर इनके बीच की दूरी कम होती है, 111 किलोमीटर दो देशांतर के बीच की दूरी होती है। पृथ्वी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कह रहा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अंशांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अंशांश कितना 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या मोतर कहा जाता है। सिंपल बात है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। बस इतना याद रखिएगा। एक मिनट, आजा 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 आजा। चलिए आइए पढ़ते हैं। कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय एवं मोतर आपस में मिल जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा चित्र यहाँ पे ली है, ये दोनों सब लोग आपस में आके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंशांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय एवं मोतर को लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में इस तरीका से बांट रहे हैं। इस तरीका से ये यहाँ पे जिक जैक जो लाइन खींची इसके समान बांटेगा, यहाँ भी 90 बांटेगा और यहाँ भी 90 बांटेगा। ठीक ना, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, यानी कि ये यहाँ से हो गया तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, चलिएगा। कह रहा इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, परेशान नहीं होना है, परेशान होइएगा तो काम बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व लगाते हैं तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग करते हैं। कह रहे यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अंशांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अंशांश एवं देशांतर की सही जानकारी तो ग्लोब पर आप उस स्थान का क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अंशांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को दिखाएगा। हम जो कह रहे हैं सुन लीजिए, ये क्या कह रहा है मेरा सुनिए। इसका कहने का मतलब ये होता है कि भारत के बीचों बीच से जाती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मानक समय आता है जो कि देशांतर 82.5 डिग्री। तो कहता है यह कहाँ काटता है, तो छत्तीसगढ़ में। तो कहेंगे कि इतना डिग्री, जैसे कि भारत का स्थिति और विस्तार नहीं बताते हैं, तो कहते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। और फिर कहेंगे कि नहीं, अंशांश में 8 डिग्री 4 उत्तरी अंशांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अंशांश, तब ना भारत इसके बीच में है। तो यानी कह रहा है कि देशांतर और अंशांश से हमें सटीक किसी स्थान की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने से पहले हम आपको वहां पे एक लड़की कुछ कह रही थी, थोड़ा उसको देख लेंगे। ठीक है, लड़की क्या कह रही है देख लेंगे। लड़की क्या बात नहीं मानेंगे, बेचारी नाराज हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा।
कह रहे कि आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए, मान लीजिए कि प्रमुख या मूत्र इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कीजिए। उसी प्रकार दूसरे वृत्त को खींचिए, जिस वृत्त को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि यह आपके लिए कहा गया है, हमसे आप लोग करवा रहे हैं। ठीक है, चल न रे भाई चल। चलिए अगला, एक भी ना छोड़ेंगे। ठीक है, एक भी ना छोड़ेंगे। ठीक है, एक भी ना छोड़ेंगे। एक भी ना छोड़ने के मतलब ये है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि सीधा चलिएगा। ये अगर आप लोग देख लिए होंगे तो खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लोग देख रहे होंगे तो खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, यह है आपकी ग्रीनविच। कौन है? यह आपकी ग्रीनविच लाइन है। एक बात याद रखें, कौन सी लाइन है? ग्रीनविच लाइन है। ठीक है, इसके आगे जो खींचा गया है यही है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है? 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि ये देखिए अलास्का वाला जो हिस्सा है, यानी कि एशिया और क्या है, एशिया और यूरोप के बीच, सॉरी उत्तरी अमेरिका और ये एशिया के बीच से खींची गई है। ठीक है, यही है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आगे जो देश बसते हैं वो 24 घंटा आगे हैं, और जो पीछे बसते हैं वो 24 घंटा पीछे हैं। तो हम लोग इसके आगे हैं, लेकिन जानते हैं क्या है, इस लाइन में आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाड़ना पड़ेगा, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग इसके आगे हैं। क्या हैं? आगे हैं। तो याद रखिएगा, यह है ग्रीनविच टाइम, और ग्रीनविच टाइम से हम लोग क्या हैं? आगे हैं। तो आगे वाला ये देख लीजिएगा, तो ये है भारत। क्या है भैया? ये भारत है। तो भारत कितना डिग्री आगे है? तो 82.5 डिग्री आगे है। अगर मैं पैसा रुपया की मैं बात कर दूं बढ़िया से, तो 5.5 घंटा आगे यही भारत है। बस इतना समझ लो ना कि हम लोग आगे हैं, बस हम लोग आगे हैं। इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत ना है, क्योंकि मैं पूरी तरीका से फुल्ली आपको समझा रखा है। इहो टेढ़ हो जा रहा है, एगो टेढ़ कर रहे हैं तो दोनों टेढ़ हो जा रहा है। चलिए, कह रहा है कि अब आप देखेंगे कि वृत्त ख उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ये कह रहा है कि यह अ है और ये ख है, यहाँ पर देशांतर और अंशांश के बीच में बताएंगे तो कितना है? तो यह आगे है। क्या है? आगे है। सिंपल सा बात कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो आगे है वो 24 घंटा आगे, और जो पीछे है वो 24 घंटा पीछे रहता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। देशांतर और समय क्या होते हैं? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पहले के लोग के पास जब घड़ी नहीं थी तो ये लोग ऐसे ही क्या करते थे? लगाते थे। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनाता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर ही सभी स्थानों पर दोपहर होगी, और टन 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 का पार पर सूरज आके चमकेगा। टन टन का पार पर सूरज आके चमकेगा। यह भी बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा 24 घंटा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष माने 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है, यानी कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 चौके 60 मिनट बोले तो, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। यही तो तभी से समझाएं, यही तो लिखवाए हैं आप लोगों को कि पृथ्वी का 1 घंटा, पृथ्वी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, तो मान लीजिए कि अगर 15 देशांतर पार करना है तो 1 घंटा। सिंपल बात है। अर्थात तो वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां पर 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार भारत में भी ऐसे ही टाइम होता है। ये होता है समय का निर्धारण करना।
ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में समय के घड़ी जो 12 बजते हैं, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, यानी कि सबका समान है, लेकिन सभी लोगों ने अपना अपना क्या बना रखा है, अपना अपना देशांतर रेखा को मानक समय बना रखा है। जैसे कि भारत अपना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक समय मान रखा है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर का पता लगाने के लिए हमें मानक समय मानना जरूरी होगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे कि फ्लाइट उड़ी कब और फ्लाइट जाके गिरी कब। ठीक है, तो इसके लिए हमें समय का निर्धारण करना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए। एक उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लेना चाहिए। ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ से यहाँ सूर्य की किरणें पहुँचने में 2 घंटा का समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब आता है तो यहाँ अगर बजेगा तो यहाँ से यहाँ 2 घंटा का अंतर रहता है, तो लगभग समझे में ना कि कब बजे उड़े कब बजे गिरे। इसीलिए बीच का एक मानक समय को क्या करना है, कहीं ना कोई ना कोई देश अपना मान लेना चाहिए। इस यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। अच्छा, ये ओकर कहानी बतावे लगल, कबीर के कहानी बतावे लगल। कबीर का कहानी सुन ले थोड़ा सा। चलिए। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? यह अंतर पूरा देशांतर रेखा पर निर्भर करता है। भारत में ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा, यानी कि लंदन से हम 5.5 घंटा क्या है आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। ऐसा नहीं है किसी देश का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वो कई गो मानक समय अपने यहाँ ले लेता है, कई गो मानक समय देशांतर को बना लेता है। जैसे कि हम कहें तो रूस। ठीक है, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। सिंपल बात, पृथ्वी 1 घंटा में 15 देशांतर पार करती है। बस इतना ही बात आपको याद करके चलना है। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पृथ्वी का सही का संक्षेप, अच्छा संक्षेप में लिखने वाला हम ना लिखेंगे, सही ट्रिक करने वाला लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा। सही क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। बोल भाई, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो कहेंगे सर 0 डिग्री। शीत कटिबंधीय किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुव या विषुवत या कर्क? तो कहेंगे सर यह पाया जाता है 66.5 डिग्री के ऊपर और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि ध्रुव के बीच में। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। अरे दक्षिणी गोलार्ध में नाम तो कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना एनसीईआरटी, तब मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रिड किसका जाल है? अंशान समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय आमोत्तर का, कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, कि या उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव? तो किसका है ग्रिड? तो यह अंशान समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं का। ये खाली स्थान आपको दिखा देते हैं, खाली स्थान आप भर लीजिएगा। ठीक है, खाली स्थान आप भर लीजिएगा। ठीक है, खाली स्थान आप भर लीजिए। कल क्या पढ़ेंगे देखे तो? ये आपका काम था, ये मेरा काम नहीं था, ये आप ही का काम है, आप पढ़ सकते हैं।
होमवर्क दिया गया है आपका। हाँ, पृथ्वी की गतियां हैं। अब हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी गतियां। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो मैं वादा करता हूँ कि एक बार पुनः देखिएगा तो समझ में आ गई होगी। इतना सरल स्वभाव से अब दोबारा कोई इंसान आपको नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को मैं बारीकी से 10-12 बार बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तो मैं एनसीईआरटी के बारे में जानता हूँ कितना एनसीईआरटी से आता है, कितना एनसीईआरटी से नहीं आता है। पूरा एनसीईआरटी से सवाल नहीं बनते हैं, कुछ ही बनते हैं। ठीक है दोस्त, तब जाने के लिए इजाजत दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार। मैं मुकेश कुमार, हमें जाने के लिए विदा करिए दोस्त। बाय बाय।